लोक प्रशासन सामान्य व विशेषज्ञ में अंतर स्पष्ट कीजिए और विवादों के प्रमुख कारण बताइए। तो सामान्य शिक्षा प्राप्त होते हैं और ये तकनीकी व विशेष व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होते हैं। फिर पोस्ट कोक संबंधी कार्य करते हैं, ये तकनीकी व विशेष कार्य करते हैं। अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाती है सामान्य की विशेषज्ञ की मध्य स्तरीय पर नियुक्ति। सामान्य के राजनीतिज्ञों से अधिक निकटता, विशेषज्ञों की कम निकटता। सामान्य के अंतर विभागीय तबादले, विशेषज्ञों की एक ही विभाग में ही कार्य करते हैं। सामान्य के तीव्र पदोन्नति व्यवस्था, विशेषज्ञ की तुलनात्मक रूप से धीमी पदोन्नति। फिर सामान्य के ब्यूरोक्रेट कहलाए जाते हैं, ये टेक्नोक्रेट। ये संभागीय आयुक्त होता है इनका उदाहरण सामान्य का। विशेषज्ञ का होता है डॉक्टर, प्रोफेसर। फिर सामान्य व विशेषज्ञ के बीच विवादों का कारण है उच्च प्रशासनिक पद पे केवल सामान्य, जैसे मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी। फिर उच्च वेतन व सुविधाएं। फिर अतार्किक नीतियां जिसे विशेषज्ञों को लागू करना पड़ता है। फिर तीव्र पदोन्नति तथा सामान्यों का विशेषज्ञों के प्रति निरंकुश व्यवहार। फिर नीति निर्माण में केवल विशेषज्ञों की भूमिका। विशेषज्ञों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अनावश्यक टिप्पणियां। सामान्यों की राजनीतिज्ञों से अधिक निकटता और सचिवालय में केवल सामान्यों का प्रभुत्व। फिर राजस्थान राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। यह लोक सेवा गारंटी कानून 2011 नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है। फिर इस कानून के अंतर्गत 18 विभागों की 157 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में 27 विभाग की 287 सेवाएं हैं। इस कानून के अंतर्गत सभी विभागों एवं कार्यालयों की सभी सेवाओं को कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगा लिखना होगा। फिर सेवा उपलब्ध न होने की स्थिति में अपीलार्थी 30 दिन में प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है। फिर प्रथम अपील अधिकारी को शिकायत का निस्तारण 21 दिन में करना होगा और प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध अपील 60 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी को कर सकता है। फिर जुर्माने का प्रावधान, यदि सेवाओं में देरी हुई तो प्रतिदिन 250 से 5,000 रुपये अधिकतम, और यदि सेवा उपलब्ध कराने से मना कर देता है तो प्रतिदिन 500 या 5,000 रुपये अधिकतम का जुर्माना। फिर प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी को सीआरपीसी 1908 के तहत निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। तो दस्तावेज मंगवा सकता है सरकारी कार्यालय से जिसके विरुद्ध अपील हुई है, उस अधिकारी को शपथ पत्र पर स्टेटमेंट लेना, लोक सेवक को समन जारी करना और संबंधित विभाग से गवाह बुलाना। फिर द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी या लोक सेवक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण या फिर अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। फिर न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक है और कार्य सरकारी कार्यालयों के द्वारा आवेदन के पश्चात नागरिक को पावती रसीद देनी होगी। अब अगला क्या है? पद सोपान में संगठन की प्राथमिकता आवश्यकता है। पद सोपान प्रशासनिक संगठन की प्राथमिक आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। तो पद सोपान की प्रशासनिक संगठन में आवश्यकता महत्ता निम्न बिंदु से समझी जा सकती है। यह सिद्धांत संगठन की विभिन्न इकाइयों को एकीकृत कर संगठन को अविभाज्य बनाता है। जैसे प्रोफेसर MP शर्मा ने ठीक ही कहा है कि पद सोपान वह धागा है जिसके द्वारा संगठन के विभिन्न अंगों को एक साथ पिरोया जाता है। फिर उर्विक के अनुसार पद सोपान संगठनात्मक समन्वय एकजुटता का माध्यम है। यह संगठन के ढांचे से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार सीमेंट किसी भवन के ढांचे से। फिर प्रत्येक संगठन के उद्देश्य की एकरूपता पर आधारित होती है। तो उद्देश्य की एकरूपता पर आधारित जिसकी प्राप्ति पद सोपानिक व्यवस्था से ही संभव है। फिर पद सोपान सत्ता के प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण को संभव बनाता है। फिर यह सिद्धांत संगठन में संप्रेषण की व्यवस्थित प्रणाली स्थापित करता है। यह सिद्धांत कार्य प्रक्रियाओं के कठोर अनुपालन को आश्वस्त करता है तथा मध्य संपर्कों की अवहेलना कर लघु कार्य प्रणाली को रोकता है। पद सोपान का सिद्धांत संगठन के शीर्ष पर स्थित मुख्य कार्यपालिका के कार्यभार को कम कर विकेंद्रीकृत निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। पद सोपान संगठन के प्रत्येक स्तर पर पद में उत्तरदायित्व निश्चित कर उन्हें जवाबदेह बनाता है। फिर पद सोपान संगठन में आदेश की एकता के सिद्धांत को क्रियान्वित करने की राह आसान बनाता है। यह सिद्धांत उचित प्रक्रिया के माध्यम से कार्य के सिद्धांत के आधार पर कार्य निष्पादन की
व्यवस्थित प्रणाली स्थापित करता है जो संगठन में संप्रेषण की एक व्यवस्थित प्रणाली को प्रोन्नत करता है। फिर यह सिद्धांत कार्मिकों के मध्य संगठन के प्रति अपनत्व की भावना को विकसित करने में भी सहायक है। फिर अगला आता है, तो अगला क्या है, जिला कलेक्टर की निम्नलिखित रूपों में भूमिका टिप्पणी। तो राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व अधिकारी के रूप में होती है। उसकी इसी भूमिका के कारण उसे कलेक्टर कहा जाता है। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसे भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि राजस्व प्रशासन के मुखिया के रूप में कलेक्टर जिले में निम्न कार्य करता है: राजस्व दरों का निर्धारण, भू राजस्व, सिंचाई कर एकत्र करना, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करना, भू सर्वेक्षण, नक्शा निर्माण, सेटलमेंट रिकॉर्ड, भू अभिलेखों को सुरक्षित रखना। फिर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी पर नियंत्रण व मार्गदर्शन। फिर राजस्व अपीलों की सुनवाई, महत्वपूर्ण राजस्व सुधारों को लागू करवाना। फिर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो जिला प्रशासन का मुखिया होने के कारण वह संपूर्ण जिले के प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखता है। वह अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यालय की प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्य एवं व्यक्तिगत आचरण की शिक्षा देता है तथा प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतों की उचित सुनवाई तथा कार्यवाही करता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य प्रशासन के अभिकर्ता के रूप में राज्य प्रशासन के सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। दंड नायक के रूप में जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन्हीं शक्तियों के कारण जिला कलेक्टर को मजिस्ट्रेट कहा जाता है। वह पुलिस, जिले, जेल तथा न्यायिक क्षेत्र के कतिपय यानी कि कुछ कार्य निष्पादित करवाता है। तो वह पुलिस, जेल तथा न्यायिक क्षेत्र के कुछ कार्य निष्पादित करवाता है। प्रमुख रूप से दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर के निम्न काम है: पहले, जिले में शांति सुरक्षा, एकता, सद्भाव व्यवस्था बनाए रखना। जिला पुलिस तंत्र का नियंत्रण, सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलन, उग्र प्रदर्शनों, आतंककारी गतिविधियों तथा जातीय संघर्ष इत्यादि का नियंत्रण। फिर विदेशियों के पारपत्र पारपत्र की जांच करना, ठीक है। फिर जाति निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना। फिर जिला कारागृह के निरीक्षण, धारा 144 के अंतर्गत शांति भंग के मामलों में सुनवाई करना। फिर शस्त्रास्त्रों पर नियंत्रण रखना, तस्करी, नशीली दवा व्यापार तथा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण। फिर विकास अधिकारी के रूप में सरकार के कार्यों की प्रगति दो प्रकार की होती है: एक नियामकी तथा दूसरी विकासात्मक। तो वर्तमान समय में यद्यपि विकासात्मक कार्य मुख्य रूप से स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, लेकिन इन कार्यों का पर्यवेक्षण रखने तथा समन्वय स्थापित करने में जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में जिला विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर के निम्न कार्य है: जिला योजना समिति के माध्यम से जिले के लिए योजना बनवाना, जिला योजना क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। फिर जिले में चल रही विकास की योजनाओं पर निगरानी रखना, उसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त व राज्य सरकार को देना। केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन को सफल बनाना, विकास की राह में आने वाली बाधक तत्वों को हटाना। फिर अपन अगला आते हैं वापस से, तो किसी संगठन में निम्नलिखित कारक प्रत्यय जिनमें बाधा उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? छोटे आकार का संगठन हो, संगठन के पास मानवीय तथा आर्थिक संसाधनों की कमी हो, उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों में उचित समन्वय का अभाव हो, उच्च अधिकारियों का अहंकारी व घमंडी होना, अधीनस्थों में आत्मविश्वास की कमी, प्रत्यायोजन से पूर्व अधीनस्थों में उचित प्रशिक्षण का अभाव, उच्च अधिकारियों में अधीनस्थों के प्रति अविश्वास की भावना, पूर्व में प्रत्यायोजन प्रक्रिया का असफल होना, उच्च अधिकारियों व अधीनस्थों के मध्य संचार संवाद की दूरी, फिर अधीनस्थों का नकारात्मक मानसिकता का होना। उपयुक्त कारकों के कारण संगठन में प्रत्यायोजन प्रक्रिया लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत में ग्रेकुनास का योगदान। तो ग्रेकुनास ने नियंत्रण के क्षेत्र हेतु विचार अपने लेख रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन 1933 में दिए। ग्रेकुनास के अनुसार नियंत्रण का क्षेत्र उच्च अधिकारी का ध्यान क्षेत्र है। उच्च अधिकारी को अधीनस्थों की संख्या के बजाय अधीनस्थों के मध्य बनने वाले संबंधों को नियंत्रित करना होता है। अधीनस्थों के मध्य 3 प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं: प्रत्यक्ष संबंध n, फिर प्रत्यक्ष समूह संबंध n इंटू n माइनस वन, फिर आड़े तिरछे संबंध n इंटू 2n-1 माइनस वन। फिर यहाँ n अधीनस्थों की संख्या है, तो अधीनस्थों के मध्य बनने वाले कुल संबंधों का सूत्र है
n इंटू 2n/2 प्लस में n-1, यह है टोटल नंबर n। फिर अर्थात यदि अधीनस्थों की संख्या 5 है तो संबंधों की संख्या 100 है, यदि अधीनस्थों की संख्या 6 है तो संबंधों की संख्या 222 है। जहाँ अधीनस्थों की अंकगणितीय रूप में बढ़ती है वही जहाँ अधीनस्थों की संख्या अंकगणितीय रूप में बढ़ती है वही अधीनस्थों के मध्य बनने वाले संबंधों की संख्या ज्यामितीय ढंग से बढ़ती है। फिर लोक सेवकों में गैर पक्षधारिता मूल्य का होना प्रशासन के लिए लाभदायी है, स्पष्ट कीजिए। तो गैर पक्षधारिता लोक सेवकों को राजनीतिक विचारधाराओं से मुक्त होकर राजनीतिक दलों से असंबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। वस्तुतः यह राजनीतिक तटस्थता है। लोक सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा अभियानों का निष्पक्षता से क्रियान्वयन करें, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। फिर लोक सेवकों में गैर पक्षधारिता मूल्य के लाभ। तो लोक सेवकों में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभावों को दूर करती है। यह लोक सेवकों की सरकारी योजनाओं को निष्पक्ष क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करती है। यह लोक सेवकों की राजनीतिक प्रतिशोध से रक्षा करती है, संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करती है, जनता के विकास में वृद्धि सुनिश्चित करती है। अन्य लोक सेवकों के लिए अभिप्रेरणा, लोक सेवकों तथा लोक सेवाओं के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि, जन सहभागिता में वृद्धि। फिर विकास प्रशासन व नवलोक प्रशासन में समानता व समानता को स्पष्ट कीजिए। तो नवलोक प्रशासन व प्रशासन विकास प्रशासन में समानता, दोनों पद सोपान में लचीलेपन पर बल देते हैं, दोनों विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं, दोनों ग्राहकोन्मुखता पर बल देते हैं, दोनों प्रशासन मूल्योन्मुखी हैं, दोनों प्रशासन सामाजिक समता पर बल देते हैं, दोनों प्रशासन परिवर्तनोन्मुखी हैं, दोनों समाज में प्रत्यायोजन पाया जाता है, दोनों प्रशासनों में प्रत्यायोजन पाया जाता है, दोनों में लोक प्रशासन संवेदनशील होता है। फिर नवलोक प्रशासन व विकास प्रशासन में असमानता। तो नवलोक प्रशासन जो कि 1968 में आया है, इसका उद्भव अमेरिकी सामाजिक आर्थिक असंतोष और विकास प्रशासन, इसके उदय का कारण द्वितीय विश्व युद्ध और के पश्चात नव स्वाधीन देशों का उदय। फिर यह विकसित देशों के लिए प्रासंगिक है, यह विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है। यह भी नौकरशाहीकरण पर बल देता है, यह नौकरशाहीकरण पे। यह नवीन अवधारणा है, नव लोक प्रशासन की तुलना में अपेक्षाकृत पुरानी अवधारणा है। फिर राजस्थान राज्य सुनवाई अधिनियम 2012 के तहत अपील की प्रक्रिया, दंडात्मक प्रावधान तथा अपील अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो सुनवाई की राजस्थान सरकार द्वारा किसी सरकारी नीति, कार्यक्रम, लोक सेवा अथवा लोक सेवक के विरुद्ध की गई शिकायत की सुनवाई के लिए अधिनियम बनाया गया है, जो राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 कहलाता है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जन सुनवाई अधिकारी 15 दिवस में अपील का निस्तारण करेगा। प्रथम अपील शिकायत करने के 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी को अपील करना, फिर द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध 30 दिन के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील करना। फिर दंडात्मक कार्रवाई, लोक सेवक के विरुद्ध 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना। दंड राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी। दंड राशि आवेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा सकती है। यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध शिकायत सही पाई जाती है तो अपील अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। फिर प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी को CCP 1908 के तहत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी सरकारी दस्तावेज को मंगवा सकता है जिसके विरुद्ध अपील हुई है, उस अधिकारी का शपथ पत्र पर स्टेटमेंट लेना, लोक सेवकों को समन जारी करना, संबंधित लोक सेवक को गवाही हेतु बुलाना। द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी या लोक सेवक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण या अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं, न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्जित है। फिर भारत में कार्यपालिका द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण हेतु किन उपायों का अपनाया जाता है, वर्णन कीजिए। तो संसद लोकतंत्र में शासन के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर होता है। अतः उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका का प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण हो। इसके लिए कार्यपालिका निम्न साधनों का उपयोग लेती है। पहला, राजनीतिक निर्देश, नीति निर्माण। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल नीतियों का निर्माण करके व्यवस्थापिका संसद से स्वीकृति कराने के लिए उत्तरदायी है। निर्मित नीतियों को लागू करने का कार्य लोक सेवकों को द्वारा किया जाता है। चूंकि नीतियों के सफल क्रियान्वयन हेतु भी राजनीतिक कार्यपालिका कैबिनेट उत्तरदायी होती है, अतः इन नीतियों के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से कार्यपालिका के पास लोक सेवकों के निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय एवं नियंत्रण की शक्ति होती है। फिर बजट प्रणाली द्वारा नियंत्रण।
कार्यपालिका बजट प्रणाली के माध्यम से भी प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। यह बजट के निर्माण करती है और व्यवस्थापिका से इसे पारित करवाती है तथा प्रशासकीय अभिकरणों को उनके व्ययों हेतु आवश्यक कोष आवंटित करती है। इन सब गतिविधियों में वित्त मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त मंत्रालय प्रशासन पर निम्न विधियों से वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है। विभागों मंत्रालयों की नीतियों व कार्यक्रमों के सिद्धांत के रूप में अनुमोदन द्वारा, बजट अनुमोदनों के प्रावधानों की स्वीकृति द्वारा, फिर प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन व्ययों की स्वीकृति द्वारा, वित्तीय सलाह द्वारा, अनुदानों के पुनर्विनियोग द्वारा, आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था द्वारा, व्यय करने वाले प्राधिकारियों के लिए वित्तीय संहिता के निर्माण द्वारा, फिर नियुक्ति और निष्कासन के द्वारा नियंत्रण। तो कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी तरीका है। कार्यपालिका कार्मिक प्रबंध तथा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। कार्यपालिका के इस कार्य में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्त विभाग और संघ लोक सेवा आयोग सहायता करते हैं। फिर प्रत्यायोजित विधान या फिर प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, तो इसमें प्रत्यायोजित विधान या प्रदत्त व्यवस्थापन भी प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। व्यवस्थापिका के कार्यकलापों में वृद्धि होने, समय अभाव एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव के कारण आजकल व्यवस्थापिका नीति का एक मोटा प्रारूप तैयार कर उसे संबंधित बारीकियों पर विधि निर्माण का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है और इसे ही प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से प्राप्त प्रारूप के आधार पर नियम, विनियम, सेवा शर्तें, अधिकार क्षेत्र, कर्तव्यों आदि का निर्धारण करती है। फिर अध्यादेशों के द्वारा नियंत्रण, तो भारत में संविधान मुख्य कार्यपालिका केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल को, व्यवस्थापिका संसद और का अधिवेशन नहीं चलने के दौरान आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए अध्यादेश जारी करने को अधिकृत करता है। यह अध्यादेश व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की भांति ही आधिकारिक शक्ति संपन्न होता है, प्रशासन के कार्यों को शासित करता है। लोक सेवा आचार संहिता द्वारा कार्यपालिका द्वारा लोक सेवक सेवा संहिता का निर्धारण फिर अगला है लोक सेवा आचार संहिता द्वारा, तो कार्यपालिका द्वारा लोक सेवा संहिता का निर्धारण किया जाता है जिसका सभी प्रशासकों को उनकी कार्यकाली शक्ति के प्रयोग के दौरान पालन करना अनिवार्य होता है। इन आचरण नियमों से केवल लोक सेवकों में अनुशासन और कार्यकुशलता बनाए रखने में सहायता मिलती है, वरन ये प्रशासकों को उनकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में भी सहायक होती हैं। भारत में ऐसे नियम मुख्यतः निम्न हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा नियम 1954, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1955, रेलवे सेवा अधिनियम 1956, राजस्थान राज्य आचरण नियमावली 1971। फिर विभिन्न विभागों द्वारा, तो लोक प्रशासन में विभिन्न विभागों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक सुधार, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग। फिर जन समर्थन के द्वारा नियंत्रण, तो कार्यपालिका का जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, अतः कार्यपालिका जनता के माध्यम से भी प्रशासन पर दबाव बनाकर रखती है। फिर राज्यपाल की विधायी व स्वयं विवेकीय शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल स्वयं विधायिका का एक भाग होता है। विधानसभा को आहूत सत्रावसान, विधानसभा को भंग करने अनुच्छेद 174, राज्य विधानसभा में अभिभाषण देना अनुच्छेद 175, विधानसभा में राज्यपाल की विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 180, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अनुच्छेद 188, फिर विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों पर फैसले भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर अनुच्छेद 192, फिर विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता, समाज सेवा से अनुच्छेद 171, विधायकों को अनुमति प्रदान करना अनुच्छेद 200। फिर राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्तियां, तो राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्तियों को परिभाषा अनुच्छेद 163 दो में मिलती है, जो निम्न प्रकार है। त्रिशंकु सरकार की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना 164 1, फिर विधानसभा का विघटन 174, मुख्यमंत्री से विभिन्न विधायी एवं प्रशासनिक सूचनाएं प्राप्त करना 167, विधेयकों को अनुमति प्रदान करना या पुनर्विचार हेतु भेजना या निजी विधेयकों को अनुमति नहीं देना, विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना अनुच्छेद 200, विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना अनुच्छेद 201,
राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के अनुशंसा करना। अनुच्छेद 356 राज्यपाल सत्ताधारी दल को बहुमत परीक्षण हेतु बोल सकता है। निम्न राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को प्राप्त विशेष शक्तियां। गुजरात महाराष्ट्र अनुच्छेद 371, नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल 371 एच, गोवा 371 आई और कर्नाटक 371 जी। फिर जिला प्रशासन में उपखंड अधिकारी की भूमिका का वर्णन। तो राजस्व अधिकारी के रूप में उपखंड में राजस्व संग्रहण करवाना, अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे राजस्व का निरीक्षण जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर। फिर उपखंड में फसलों का आकलन, उपखंड में भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य, उपखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, उपखंड में कलेक्टर की तरफ से भूमि अधिग्रहण का कार्य, राजस्व मुकदमों की सुनवाई करना जैसे उत्तराधिकार, विवाद, चारागाह भूमि और ताकस्मा। फिर पत्थरगड़ी के आदेश देना, राजस्व सुधारों का क्रियान्वयन करना जैसे हदबंदी, चकबंदी। फिर उपखंड में राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन, उपखंड में भू राजस्व से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, उपखंड अधिकारी द्वारा भू राजस्व संग्रहण के लिए तहसीलदार और अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देश। फिर दंड नायक के रूप में उपखंड में कर्फ्यू लगाना, सीआरपीसी की धारा 144, उपखंड में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखना, सीआरपीसी की धारा 151, शांति भंग के मामले में जमानत प्रदान करना, उपखंड के उप कारागृह व पुलिस थानों का निरीक्षण करना, पुलिस से फौजदारी प्रकरणों की जानकारी मांगना, अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजना। फिर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो उपखंड में सरकारी विभागों के समय समय पर निरीक्षण करना, उपखंड में विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना जैसे ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र। फिर उपखंड में जन शिकायतों की सुनवाई करना, उपखंड में जनगणना, पशु गणना, बीपीएल गणना संबंधी कार्य, उपखंड स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना, अधीनस्थ कर्मचारियों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन। फिर निर्वाचन अधिकारी के रूप में तो उपखंड स्तर पर विभिन्न चुनावों का आयोजन करवाता है जैसे संसद, विधायिक और पंचायती राज, शहरी निकाय। नोट: उपखंड अधिकारी संसद, विधायक के चुनाव में सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वही पंचायती राज एवं शहरी निकाय के चुनाव में उपखंड अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उपखंड स्तर पर मतदाता सूचियों का नवीनीकरण, बूथ स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति करना, चुनाव के दौरान उपखंड में आदर्श आचार संहिता लागू करना, उपखंड में मतदाता सुविधा एवं जागरूकता कार्यक्रम लागू कराना। फिर प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में उपखंड स्तर पर विभिन्न सम्मानीय व्यक्तियों की आगमन अगवानी करना जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार का मंत्री। फिर समन्वयक के रूप में उपखंड अधिकारी निम्नलिखित के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है। फिर उपखंड स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना, उपखंड स्तर पर सरकारी कार्यालयों व कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करना, उपखंड पर पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना। फिर अगला है विकास प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसके साधनों का उल्लेख कीजिए। तो विकास प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का समर्थक है, अर्थात समाज के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इसका तात्पर्य प्रकाश प्रशासन द्वारा विकास शासन साधन है। इसके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संविधान, लोक सेवक, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और विदेशी अनुदान। तो प्रशासन पर न्यायिक पालिका का नियंत्रण की कोई 4 सीमा बताइए। तो न्यायपालिका की कार्य की अधिकता तथा न्यायाधीशों के रिक्त पद, अत्यधिक खर्चीली, विलंबकारी व जटिल न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक निर्णयों में देरी, न्यायपालिका में भाई भतीजावाद तथा न्यायिक भ्रष्टाचार। फिर केवल सब परीक्षण का कार्य करती है, पोस्टमार्टम का। फिर कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही, न्यायाधीश लोक प्रशासन के बजाय कानून व संविधान के विशेषज्ञ होते हैं। न्यायपालिका लोक प्रशासकों के विरुद्ध निर्णय तभी कर सकती है जब कोई अपील करता है। संसद की आंतरिक कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को किन आधारों पर हटाया जा सकता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है: यदि दिवालिया घोषित किया हो, यदि पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाद किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, मानसिक व शारीरिक असमर्थता हो, फिर यदि ऐसे अपराध के लिए इसे दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है जो राष्ट्रपति की राय में अनैतिक अदमता का मामला है।
राज्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश हेतु गठित समिति के कौन कौन सदस्य शामिल हैं? तो मुख्यमंत्री, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्त राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाती है। पहला, मुख्यमंत्री अध्यक्ष, फिर विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य। फिर प्रशासन में सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ विवाद का समाधान हेतु प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए गए सुझाव। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के अनुसार लोक प्रशासन के दो भागों में विभाजित किया गया। सेवाएं, कार्यात्मक सेवाएं, यह सेवाएं विशेषज्ञों के लिए आरक्षित हैं, जैसे कृषि, वित्त, बीमा। और गैर कार्यात्मक सेवाएं, जैसे ये सेवाएं, इन सेवाओं में सामान्य व विशेषज्ञ दोनों कार्य कर सकते हैं, जैसे कार्मिक प्रशासन। फिर कार्य में भारत में लोक सेवकों का गैर पक्षधारी बने रहना संभव नहीं है। कारण बताइए? तो इनके निम्न कारण है: लोक सेवकों का मतदान का अधिकार, किसी लोक सेवक का पारिवारिक सदस्य चुनाव लड़ रहा हो, नीति निर्माण में लोक सेवकों की भूमिका, नियुक्ति स्थानांतरण में पॉलिटिकल डिजायर व्यवस्था का होना, राजनीतिकों का लोक सेवा में नकारात्मक हस्तक्षेप। फिर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत लगाए जाने वाले आर्थिक दंडों को स्पष्ट कीजिए। तो सेवाओं के आवेदन नामंजूर करने पर कम से कम 500 से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक, और निर्धारित समय में सेवा प्रदान नहीं करने पर प्रतिदिन 250 से 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड आरोपित किया जाता है। फिर भारतीय संविधान में उल्लिखित मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कर्तव्य उल्लेख हैं। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होगा अनुच्छेद 167 के तहत कि राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राज्य के राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्य के मामले के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राज्यपाल द्वारा मांगा गया है। फिर यदि राज्यपाल को आवश्यकता हो तो वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है। फिर सरकार द्वारा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों का उल्लेख कीजिए। सरकार द्वारा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलें: 1950-60 दशक में व्यापक प्रशासनिक सुधार, फिर नागरिक घोषणा पत्र, लोक शिकायत निदेशालय की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी का उपयोग, सूचना का अधिकार 2005, विकेंद्रीकरण, 73 व 74 संविधान संशोधन द्वारा, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, मिशन कर्मयोगी। फिर ई गवर्नेंस लोक प्रशासन हेतु किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो स्वचालन, प्रशासकीय प्रक्रिया तकनीक के माध्यम से स्वचालित हो जाएंगी। सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक भंडारण, सूचनाएं ऑनलाइन रखी जा सकेंगी। गुणवत्तापूर्ण प्रशासन और लाल फीताशाही में कमी, कार्य विलंब में कमी। फिर परिवर्तन के प्रबंध के संदर्भ में उत्प्रेरक शक्तियां क्या हैं? तो संगठन में परिवर्तन के प्रबंध को प्रोत्साहित करने वाले तत्व उत्प्रेरक शक्तियां कहलाती है, जो निम्नलिखित हैं: सौहार्दपूर्ण अंतर्वैयक्तिक संबंध, सकारात्मक कार्य परिस्थितियां, कार्य संसाधनों की पर्याप्तता, कर्मचारियों संसाधनों की पर्याप्तता तक कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन। तो वे ये क्या करती हैं? प्रोत्साहित करने वाले तत्व को कहते हैं उत्प्रेरक शक्तियां। फिर किसी संगठन में प्रबंध द्वारा नियंत्रण हेतु किन चरणों का प्रयोग किया जाता है? तो निष्पादन के मानक 3 चरण शामिल है। नियंत्रण में निम्नलिखित 3 चरण शामिल होते हैं: निष्पादन के मानक निर्धारित करना, वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना करना और आवश्यकता होने पर सुधारात्मक उपाय अपनाना। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को कौन कौन सी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं? तो राज्यपाल की अनुच्छेद 361 के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष अधिकार उन्मुक्तियां प्राप्त हैं: पद पर रहने के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामलों की सूचना राज्यपाल को 2 माह पूर्व देनी होगी। राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान न्यायालय राज्यपाल की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता। राज्यपाल को अपने किसी कार्य हेतु न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को किस प्रकार निर्धारित किया गया है?
तो 91वें संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 164 क। फिर पद सोपान के संदर्भ में तद्रूपता का सिद्धांत क्या है? तो तद्रूपता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ का जितना उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता होती है, उसी के अनुरूप उसे प्राधिकार मिलने चाहिए। फिर प्रशासन पर व्यवस्थापिका नियंत्रण के किन्हीं 4 उपकरणों का उल्लेख कीजिए। व्यवस्थापिका निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है: राष्ट्रपति या राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण, अनुच्छेद 87 और 176। फिर विभिन्न प्रश्न पूछकर, शून्यकाल, प्रश्नकाल, आधे घंटे की बहस एवं 2 घंटे की बहस आदि। फिर विभिन्न प्रस्तावों द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। फिर लेखा परीक्षण द्वारा, विभिन्न समितियों द्वारा, स्थायी समिति, अस्थायी और तदर्थ समिति। फिर बजट पर वाद विवाद। फिर लोक प्रशासन के अध्ययन के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम में प्रकार्य से क्या तात्पर्य है और प्रकार्य के प्रकार कौन से हैं? प्रकार्य 2 प्रकार के होते। प्रकार्य से अभिप्राय संगठन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों व लक्ष्यों से हैं। प्रकार्य 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रकार्य, वे उद्देश्य व परिणाम जो संगठन प्राप्त करना चाहता है; गुप्त प्रकार्य, जो अवांछित परिणाम है। फिर द्वितीय मिनोब्रिक सम्मेलन की विशेषताओं का उल्लेख। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के दौरान लोक प्रशासन पर 1988 में मिनोब्रिक में दूसरा शैक्षिक सम्मेलन हुआ। अध्यक्ष थे फ्रेड रिक्सन। युवा व अनुभवी विद्वानों तथा महिलाओं ने भाग लिया। राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, विधि, नीति विज्ञान के विद्वान शामिल हुए। यह लोक प्रशासन में 3E मितव्ययता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता पर बल देता है। यह लोक प्रशासन की सीमित भूमिका का समर्थक है। यह सौम्य एवं शिष्ट सम्मेलन था। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग में किन मामलों की सुनवाई नहीं की जा सकती? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित परिवादों की सुनवाई नहीं कर सकता: अस्पष्ट, अनाम या अपठनीय, तुच्छ या अकारण किसी को परेशान करने वाले, किसी अन्य आयोग से समक्ष लंबित या 1 वर्ष से पुराने प्रकरण। फिर सिविल विवाद से संबंधित, जैसे संपत्ति के अधिकार, संविदागत बाध्यताएं आदि। सेना से संबंधित विवाद या श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले। फिर आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो, जहां अभिकथनों से मानवाधिकारों के किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण का मामला नहीं बनता हो। फिर जहां मामला किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, एवं जहां मामला किसी न्यायिक अभिमत या आयोग के किसी विनिश्चय के अंतर्गत आता हो, जहां आयोग को किसी अन्य प्राधिकारी को प्रेषित परिवाद की प्रति प्राप्त हो, जहां मामला आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो। फिर राजस्थान में उपखंड अधिकारी को न्यायिक अधिकारी के रूप में भूमिका उल्लिखित कीजिए। तो एसडीओ को भू राजस्व, भूमि तथा संपत्ति इत्यादि से संबंधित प्रारंभिक, अपीलीय एवं पुनर्निरीक्षण और पुनरावलोकन की न्यायिक व अर्धन्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। निम्नलिखित प्रकरणों से संबंधित है: भूमि सीमांकन, चारागाह या गोचर भूमि, वन उपज से अपवर्जन के विवाद। फिर भू अभिलेख तथा पंजीकरण, काश्तकारों के वर्ग एवं अवधि, उत्तराधिकार, अंतरण तथा नामांतरण के विवाद। फिर भू राजस्व से संबंधित विवाद, लगान से मुक्त भूमि के जांच और निर्धारण। फिर भूमि का विभाजन और एकीकरण, मुआवजे के प्रकरण, भूमि संबंधी। फिर भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन विक्रय और नीलामी तथा दस्तूर गवाही से संबंधित विवाद। फिर पटवारी के किन्हीं 4 कार्यक्रमों को बताइए, किन्हीं 4 कार्यों को बताइए। तो पटवारी के कार्य भूमिका निम्नलिखित हैं: भू अभिलेखों का संधारण, भू राजस्व संग्रह, भूमि सुधार, राजस्व अभियानों की क्रियान्विति और फिर आपात सहायता, फिर ग्रामीण विकास। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण के दौरान लोक प्रशासन से संबंधित रचित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण सिद्धांत के स्वर्णकाल 1927-37 के दौरान लोक प्रशासन की विभिन्न पुस्तकों तथा सिद्धांतों की रचना हुई। फेयोल ने लिखी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फॉलेट ने लिखी क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मोनेरिल ने लिखी ऑनवर्ड इंडस्ट्री।
और गुल्लिक और उर्विक ने लिखी पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विलोबी ने लिखी द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर प्रशासन में प्रबंध से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण। तो आंग्ल विचारधारा इसके अनुसार प्रबंध प्रशासन से व्यापक है, अर्थात प्रशासन प्रबंध का ही एक भाग है। समर्थक जेपी डेनियल और जेम्स लुंडी। फिर अमेरिकन विचारधारा इसके अनुसार प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है तथा प्रबंध का ही भाग है। समर्थक थे रॉबिन्सन और सुल्ज। फिर तीसरी विचारधारा है, इसके अनुसार प्रबंध व प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। समर्थक थे मुने, रिले, गुल्लिक और फेयोल। फिर लोक प्रशासन एक कला है। कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। फिर किसी जिले या शहर में कमिश्नर व्यवस्था की आवश्यकता के कारण बताइए। तो इसके निम्नलिखित कारक हैं। पुलिस प्रशासन की सामान्य प्रशासन पर निर्भरता कम करने हेतु, पुलिस को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु, पुलिस प्रशासन के मनोबल में वृद्धि करने हेतु, फिर कलेक्टर के कार्यभार में कमी हेतु, मेट्रो सिटी में बढ़ते अपराध जैसे संगठित अपराध, साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि राज्यों से प्रेरणा, फिर आम आदमियों को पुलिस से व दंडात्मक दंडनायक के कार्य एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु, फिर राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो वह सुनिश्चित करता है वित्तीय शक्तियां, तो वह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानसभा या विधानमंडल दोनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाए। कोई भी धन विधेयक या राज्य विधान सभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। फिर राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा में किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रण महालेखा की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह हर वर्ष 5 वर्ष बाद अपने राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। फिर वित्तीय आपातकाल में धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजना। आपके अनुसार भारत में कार्यपालिका द्वारा लोक प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए? तो प्रशासन पर कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु निम्न तरीके अपनाए जाने चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल के निर्माण में योग्य, प्रतिभाशाली, अनुभवी, लोकप्रिय, विशेषज्ञ नेताओं को जो जियान जाए दिया स्थान दिया जाए, तो प्रशासन पर कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। मंत्रियों को विभाग का कार्य सौंपे जाने से पूर्व पश्चात प्रशिक्षण दिया जाए। मंत्रियों का बिना किसी ठोस कारण विभाग परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को अपना अधिकांश समय विभागीय कार्य, नीति निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन को समझने में व्यतीत करना चाहिए। मंत्रियों को अपने संसदीय उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए पद ग्रहण के पश्चात विभागों के कार्यों की एक कार्यसूची निर्मित करनी चाहिए तथा सभी अधिकारियों के कार्यों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिए। अध्यादेशों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीतिक अपराधीकरण रोकना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को सत्ता से तटस्थ रहना चाहिए। राजनीतिक नौकरशाही गठजोड़ खत्म होना चाहिए। फिर भारतीय प्रशासन में विशेषज्ञ प्रशासकों की भूमिका अपने पक्ष में तर्क दीजिए। तो वर्तमान में सभी को समानता का अधिकार है, अतः विशेषज्ञों की सामान्य की भांति अधिकार चाहिए। चूंकि नीति निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। सामान्य के केवल नियमकारी प्रशासन में प्रशिक्षित होते हैं। फिर प्रशासन में बढ़ती तकनीकी समस्याएं, साइबर अटैक, डेटा लीक। विकसित देशों से प्रेरणा, जहां विशेषज्ञों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। आर्थिक सुधारों के पश्चात नीति निर्माण में बढ़ती जटिलता। प्रशासन में बढ़ती लाल फीताशाही और औपचारिकता। कुछ विभागों में विशेषज्ञता की आवश्यकता। फिर भारतीय प्रशासन में सामान्य के ब्रिटिश विरासत की नींव पर खड़ी है, इसका नवीनीकरण आवश्यक है। फिर राज्य सचिवालय की आवश्यकता को समझाते हुए इसमें सुधार हेतु उपाय बताइए। नीतियों में प्रभावी क्रियान्वयन व मूल्यांकन, कैबिनेट एवं अन्य मंत्रियों की अत्यधिक व्यस्तता, समयाभाव तथा शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने हेतु। फिर सूचना के संग्रहण हेतु, जैसे नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, अध्यादेश, परिपत्र आदि पर संग्रहण। फिर संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु,
मंत्रियों को सामान्य सलाह सूचना प्रदान करने, विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु। फिर सचिवालय में सुधार के उपाय, तो नोटिंग प्रणाली को तार्किक बनाया जाना चाहिए, सचिवालय की शक्तियों का विकेंद्रीकरण निदेशालय या कार्यकारी विभागों को किया जाना चाहिए, सचिवालय एवं निदेशालयों का विलय किया जाना चाहिए, सचिवालय में लोक सेवकों से आचार संहिता का कठोरता से पालन किया करवाया जाना चाहिए। फिर सचिवालय में नियमों एवं कानूनों का सरलीकरण किया जाना चाहिए, सचिवालय में विशेषज्ञ को प्रवेश दिया जाना चाहिए। फिर राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर आयोग 1963, गोपाल कृष्ण बहनोत आयोग 1992 और शिवचरण माथुर आयोग 1999 आदि में नए सचिवालय में विभिन्न अनुशंसाएं की हैं। फिर सत्यनिष्ठा के प्रकारों की विवेचना करते हुए भारतीय लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा में आई कमी के कारणों का उल्लेख कीजिए। सत्यनिष्ठा के प्रकार, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा जो विचारों के अनुरूप आचरण हो, फिर बौद्धिक सत्यनिष्ठा समय के मूल्यांकन उन्हीं मापदंडों के अनुसार हो जिनसे दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। फिर है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, तो कार्यस्थल सार्वजनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा। फिर भारतीय प्रशासनों में आई सत्यनिष्ठा की कमी के कारण, तो अपर्याप्त वेतन सुविधाएं व बढ़ता भौतिकवाद। फिर भ्रष्टाचार एक औपनिवेशिक विरासत है, भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता, भ्रष्टाचार निरोधी कानूनों का अत्यधिक लचीलापन, भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 तथा लोक सेवकों को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां, जन जागरूकता तथा नैतिक शिक्षा का अभाव, प्रशासन में लाल फीताशाही, औपचारिकता अधिक तथा आचरण नियमावलियों का नवीनीकरण न होना। फिर परिवर्तन के प्रबंधन के विभिन्न चरणों को लिखिए तथा संगठन में इसके महत्व को समझाइए। तो परिवर्तन के प्रबंधन के चरण निम्नलिखित हैं। सामान्यीकरण चरण, संगठनात्मक समस्या की पहचान करना, अवरोध व उत्प्रेरक शक्तियों की पहचान करना, योजना निर्माण करना, लागू करना, समस्या का मूल्यांकन करना, परिवर्तन के प्रबंध को संगठन में स्थायी रूप से स्थापित करना। फिर कुर्ट लेविन के अनुसार चरण, तो अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। महत्व क्या है? संगठन की उत्तरजीविता तथा उत्पादकता, कार्य निष्पादन में वृद्धि। फिर संगठन की अवरोध उत्प्रेरक शक्तियों की पहचान में सहायक, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि, संगठन में तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करता है। फिर उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध का विकास, बाजार से प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादन व लाभ में वृद्धि हेतु आवश्यक। फिर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। भारत के कंपनी अधिनियम 2013 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कौन से प्रावधान उल्लिखित हैं? उन गतिविधियों का योग है जो किसी कंपनी द्वारा लाभ अर्जन के प्रतिफल में सामाजिक कल्याण हेतु संचालित की जाती हैं, जैसे ओएनजीसी का वरिष्ठ स्वास्थ्य सेवा अभियान, रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मिशन परिवर्तन पर्यावरण विकास आदि। फिर भारत में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। वे कंपनियां जो सीएसआर के अंतर्गत आती हैं, टर्नओवर 1,000 करोड़ या नेटवर्थ 500 करोड़ या लाभ अर्जन 5 करोड़ औसत। फिर कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत कुल लाभ का 2% लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च करना होता है। सीएसआर समिति का गठन, कंपनी के अंतर्गत सीएसआर समिति के गठन का प्रावधान किया गया है जो प्रबंध को कॉर्पोरेट सामाजिक गतिविधियों के संबंध में सलाह प्रदान करती है। फिर कानून में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, खेलों को प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, खेलों को प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की छवि में आई गिरावट के कारणों का उल्लेख कीजिए, सुधार के उपाय बताइए। तो गिरावट के कारण है अध्यक्ष व सदस्यों में निरंतर रिक्त पद, भर्ती प्रक्रिया में देरी, न्यायालय का हस्तक्षेप। फिर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया, विवादित स्केलिंग प्रक्रिया, भ्रष्टाचार के आरोप, आयोग की सलाह एवं सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, जातीय के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति, वित्तीय कमी। फिर प्रश्न व पत्र व उत्तर कुंजी में त्रुटियां, पेपर लीक प्रकरण। फिर निम्न उपायों से आयोग में सुधार किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों के पद पर समयबद्ध नियुक्ति की जानी चाहिए। आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सभी भर्तियां तय समय पर होनी चाहिए।
आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जाति गणना के योग्यता आधारित होनी चाहिए। न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, जिससे भर्ती संबंधी विवाद जल्दी हल हो सकेंगे। फिर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर विधानसभा में चर्चा हो। कुछ मामलों में राज्य सरकार पर आयोग की सलाह बाध्यकारी होनी चाहिए। आयोग में कार्मिकों, सचिवों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कार्यभार में कम हो सके। आयोग में राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम किया जाना चाहिए। आयोग की पारदर्शिता, विश्वसनीयता, प्रभावशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पेपर लीक होने से रोकने से संबंधित सशक्त उपाय किए जाने चाहिए। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत लोकायुक्त संस्था द्वारा किन के विरुद्ध शिकायतों की जांच व अन्वेषण किया जाता है? तो मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष व लोक सेवक। फिर जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान। फिर जिला परिषद एवं पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष। फिर है नगर निगम, महापौर, उप महापौर, नगर परिषद सभापति, उप सभापति। फिर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। फिर नगर निकायों के स्थायी समितियों तथा नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष। राजस्थान सरकार के मंडल निगमों के अध्यक्ष व निदेशक। राजस्थान कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन हो। फिर 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद आदेश की एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित अनेक तत्वों ने आदेश की एकता को एक सिद्धांत प्रभावित किया है, जैसे विकास प्रशासन। यह समाज में बहुआयामी प्रतिबंधों पर बल देता है। फिर पशुवान के स्तर, विभिन्न स्तर होते हैं, अतः आदेशों की अनेकता हो सकती है। फिर बाह्य कारक जैसे पर्यावरणीय कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। फिर विशिष्टीकरण का बढ़ता महत्व, तो संगठन में विशिष्टीकरण को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है, सामान्य को व विशेषज्ञों को दोनों से आदेश मिलते हैं। फिर कार्यात्मक फॉरमैनशिप सिद्धांत, यह इस बात पे बल देता है कि संगठन में विभिन्न निरीक्षकों या विशेषज्ञों द्वारा दिए गए आदेशों से विशिष्टीकरण, प्रभावशीलता व दक्षता बढ़ती है। फिर सहायक संस्थाओं, निजी क्षेत्र के सहयोग, पीपीपी इत्यादि के कारण भी सिद्धांत की प्रासंगिकता कम हुई है। कार्यों की तकनीकी प्रवृत्ति के कारण विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिला है। फिर मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता को समझाइए और सत्ता की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार: पारंपरिक सत्ता जो परंपरा आधारित है, चमत्कारिक सत्ता, करिश्मा एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व। फिर वैधानिक सत्ता जो तार्किक, कानून व संवैधानिक आधार पर। और सत्ता की सीमाएं होती हैं, एक होता है विधायी नियंत्रण, एक होता है कार्यपालिका नियंत्रण, एक होता है न्यायिक नियंत्रण, फिर होता है मीडिया प्रेस द्वारा, फिर होता है तकनीकी सीमा, जैविक सीमा, आर्थिक सीमा, फिर होता है पर्यावरणीय सीमा। जिला कलेक्टर एक दंडनायक के रूप में किन कर्तव्यों का निर्वहन करता है? तो जिले में कानून शांति बनाए रखता है, जिले में कर्फ्यू लगाता है, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करता है, सीआरपीसी की धारा 151 के तहत जिला पुलिस प्रशासन की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है, जिले में हथियारों को लाइसेंस जारी करता है, रेलवे प्रदर्शनों की अनुमति देता है, रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करता है, जिले के पुलिस थानों, जेलों का निरीक्षण करता है, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करता है, जिले में आतंकवादी तस्करी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, जिले में विभिन्न कानून जैसे कानून को लागू करवाता है, जैसे मनोरंजन कानून, पासा कानून, राजसू का कानून। फिर गुंडा सूची यानी हिस्ट्री शीटरों का अवलोकन करता है। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखता है और सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलन, उग्र प्रदर्शन, आतंक गतिविधियों तथा जातीय संघर्ष इत्यादि पर नियंत्रण रखता है। तो प्रशासन में सुशासन की अवधारणा को विकसित करने में राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो सरकार के द्वारा इस कानून के क्रियान्वयन से विधिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। इससे नागरिक जागरूकता, प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता में वृद्धि हुई है, प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार में कमी हुई है, प्रशासन की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है। यह जन शिकायतों का प्रभावी समाधान भी सुनिश्चित करता है, प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेहिता में भी वृद्धि करता है, लोक प्रशासन को सरल, ग्राहकोन्मुखी, नागरिकोन्मुखी एवं संवेदनशील बनाता है। प्रशासनिक सेवा में लालफीताशाही एवं लेट लफीती कम हुई है तथा नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्राप्त हुई है। नव लोक प्रशासन की विशेषताएं बताते हुए भारत में इसकी प्रासंगिकता पर लेख लिखिए। तो राजस्थान राजनीति प्रशासन द्विभाजन का विरोध करता है, पर सोपान में लचीलेपन तथा विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। इसके 4 लक्ष्य हैं: मूल्य, समता, परिवर्तन, प्रासंगिकता। प्राप्त करने के साधन है
4D विकेंद्रीकरण, विनौकरशाहीकरण, लोकतांत्रिकरण और प्रत्यायोजन। फिर लोक सेवकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन का समर्थक है। लोक प्रशासन में जन सहभागिता भी नौकरशाही पर बल देता है। लोक प्रशासन में ग्राहकोन्मुखता, संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण का विकास करता है। लोक प्रशासन के समाज से सीधे जुड़ाव पर बल देता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है। फिर लोक सेवकों की नीति निर्माण में भूमिका बड़ी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करके विकेंद्रीकरण बढ़ाना। फिर जन सहभागिता हेतु प्रयास जैसे नागरिक आधार पत्र व सूचना का अधिकार अधिनियम बनाए। फिर ई गवर्नेंस व वर्तमान प्रशासन में पद सोपान के स्तरों में कटौती द्वारा पद सोपान को लचीला बनाया गया। लोक सेवकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए विभिन्न समितियों की सिफारिश जैसे युगांतर समिति, चतुर्वेदी समिति। फिर वी नौकरशाही हेतु प्रयास जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में गोल्डन हैंडशेक स्कीम व लेटरल एंट्री प्रक्रिया। फिर जन शिकायतों के समाधान हेतु संपर्क पोर्टल से ग्राहकोन्मुख बनाया गया। प्रशासनिक नियमों एवं कानूनों में पारदर्शिता लाने के लिए चयन आयोग का गठन। फिर प्रबंध एवं प्रशासन के मध्य प्रथम बार अंतर ओलिवर सेल्डन द्वारा अपनी पुस्तक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट 1923 में किया गया। प्रशासन में प्रबंध भी शामिल है। प्रबंध प्रशासन का ही भाव है। प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, प्रबंध एक संकुचित अवधारणा है। प्रशासन संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण करता है, प्रबंध लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन संगठन में प्रभावी नेतृत्व व समन्वय सुनिश्चित करता है। प्रबंध संगठन में संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करता है। प्रशासन संगठन में प्रभावी निर्देशन को सुनिश्चित करता है। प्रबंध संगठन में प्रभावी कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करता है। प्रशासन का मुख्य कार्य है नीति निर्माण, प्रबंध का मुख्य कार्य है नीति क्रियान्वयन। प्रशासन यह सरकारी क्षेत्र में अधिक प्रचलित, प्रबंध यह निजी क्षेत्र में अधिक प्रचलित। प्रशासन यह निर्देश देते हैं, प्रबंध यह निर्देश लागू करवाते हैं। प्रशासन पोस्ट को गतिविधियों एवं जन कल्याण को सुनिश्चित करता है। प्रबंध सामान्य पोस्ट को गतिविधि करते हैं। प्रशासन विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर किया गया सामूहिक प्रयास। प्रबंध संगठन का वह भाग जो संसाधनों के मध्य समन्वय, संसाधनों का समुचित उपयोग, संसाधनों के को संगठन के लक्ष्यों की ओर ले जाता है। फिर प्रबंध के क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो प्रबंध के विस्तृत व्यापक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रबंधन शामिल हैं। उत्पादन प्रबंध, उत्पादन बाजार की मांग के अनुसार। फिर विपणन प्रबंध, उपभोक्ता की आवश्यकताओं व इच्छाओं की पहचान करना। मानव संसाधन प्रबंध, कार्मिकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण व विकास से संबंधित प्रबंध। फिर वित्तीय प्रबंध, इसके अंतर्गत वित्तीय स्रोतों का निर्धारण करना, वित्त की प्राप्ति, निवेश के निर्णय से संबंधित गतिविधियों शामिल। फिर क्रिया प्रबंध, कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत का निर्धारण, आपूर्ति का आदेश देना, समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना। फिर कार्यालय प्रबंध, सूचना प्राप्त करना, फाइलिंग करना, जनसंपर्क एवं डाटा उपलब्ध करवाने से संबंधित गतिविधियां। फिर विकास प्रबंध, उत्पादन की नई विधियां का विकास करना जिससे लागत कम आ सके, उपकरणों व उत्पादन प्रक्रिया में नवाचार को शामिल करना। फिर विकास प्रशासन के क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत में विकास प्रशासन के महत्व को समझाइए। भारतीय लोक प्रशासन में नव लोक प्रबंध के महत्व को बताते हुए इसकी क्रियान्वयन हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख करिए। फिर राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन से प्रावधान है? इस आयोग की कमियों को बताते हुए इस निकाय को सशक्त बनाते हुए बताइए। तो सशक्त बनाने हेतु उपचार बताइए। तो राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है। 243 जेड राज्यपाल द्वारा पारदर्शी व निष्पक्ष नियुक्तियां, कार्यालय का स्थायित्व 5 या 65, हटाने की जटिल प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया जैसी। अनुच्छेद 124(4). फिर वेतन भत्ते राज्य की संतुलित नीति पर भारित, नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं, निर्वाचन आयुक्त का मुख्य सचिव के समान दर्जा। फिर निर्वाचन आयोग की कमियां, आयुक्त की नियुक्ति में राज्य सरकार का एकाधिकार, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेतन, औपचारिक प्रक्रिया, राज्य सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप। राज्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर अत्यधिक कार्यभार तथा कर्मचारियों की कमी, राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मध्य समन्वय का अभाव, एक सदस्य आयोग जबकि अत्यधिक कार्यभार। फिर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाना। राज्य निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने के उपाय, निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कार्यभार के कारण इसे भारतीय निर्वाचन आयोग की तर्ज पर एक सदस्यीय निकाय से बहुसदस्यीय निकाय बनाया जाना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन निर्माण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता।
फिर राज्य सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप को कम किया जाए, राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता बनी रहे जिससे। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। आयोग में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग का पृथक सचिवालय बनाया जाए। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। फिर जिला प्रशासन में जिला पुलिस अधीक्षक की भूमिका का उल्लेख करते हुए वर्तमान समय में इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियां लिखी है। जिला प्रशासन में पुलिस अधीक्षक एसपी के कार्य व भूमिका निम्नलिखित है। कलेक्टर के साथ मिलकर जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना सामान्य प्रशासन के सहयोग से। फिर जिले में पुलिस कर्मियों का उच्च मनोबल बनाए रखना, पुलिस कर्मियों, पुलिस के वाहनों, हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिले में यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना, जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रित करना, कार्मिक प्रशासन से संबंधित क्रिया जैसे कार्य जैसे पदोन्नति, भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, एसीआर स्थानांतरण आदि। फिर जिले में एफआईआर व एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट की समीक्षा करना। फिर जिले में विभिन्न अभियानों की क्रियान्वयन जैसे ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन आग, आवाज अभियान। फिर जिले में सामुदायिक पुलिसिंग सुनिश्चित करना, आम आदमी व पुलिस के मध्य दूरी कम करना, जिले में डिकॉय ऑपरेशन, गुंडा सूची का अवलोकन करना, जिले में अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा जिले में पुलिस थानों व पुलिस चौकियों का निरीक्षण करना। फिर एसपी के समक्ष चुनौतियां, पुलिस अधीक्षक का निश्चित कार्यकाल, बारंबार स्थानांतरण, अत्यधिक राजनीतिक दबाव। फिर पुलिस अधीक्षक के पास मानव संसाधन की कमी तथा अत्यधिक कार्यभार का होना, प्रोटोकॉल कार्य की अधिकता तथा आधुनिक हथियार की कमी, सामान्य प्रशासन के साथ समन्वय का अभाव होना, बढ़ती कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं, बढ़ता साइबर अपराध तथा प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ का अभाव। फिर निगमित अभिशासन को परिभाषित कीजिए। इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारत में इसकी चुनौतियां समझाइए। तो निगमित अभिशासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शब्द कॉर्पस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है निकाय। अतः कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन सिद्धांतों मूल्यों का योग है जो कॉर्पोरेट क्षेत्र या निजी निकाय को उत्तरदायी, जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्ष बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई आचार संहिता है। फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यह कॉर्पोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता आदि पर बल देता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य शेयर धारक व हितधारकों के अधिकारों की रक्षा। कॉर्पोरेट क्षेत्र लोक कल्याण का माध्यम भी है। यह निजी क्षेत्र में आचरण नियमावलियों का विकास का समर्थक है। यह अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रासंगिक है। यह निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के विकास पर बल देता है। यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुआयामी अवधारणा है। यह अवधारणा निजी क्षेत्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर बल देती है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चुनौतियां, कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा सही तरीके से ऑडिटिंग नहीं करवाई जाती, बैलेंस शीट में हेरफेर करना, संगठन के उच्च पदों पर कई बार परिवार के ही सदस्य स्टेक होल्डर बने होते हैं। फिर निर्णय प्रक्रिया में सर्वसम्मति का अभाव, कंपनी द्वारा सूचनाएं सार्वजनिक नहीं करना, जोखिम प्रबंधन, नीति न बनाना तथा बड़े कॉर्पोरेट घराने का एकाधिकार। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमुख घोटाले जैसे हर्षद मेहता घोटाला, केतन पारेख घोटाला, पीएसीएल घोटाला, शारदा चिटफंड। फिर लोक प्रशासन के मानव संबंध उपागम की आलोचना, व्याख्या व्याख्या कीजिए तथा वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिए। तो मानव संबंध सिद्धांत, एल्टन मेयो व उसके साथियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हॉर्थन नामक स्थान पर 1924 से 32 तक प्रयोग किए, जिन्हें हॉर्थन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। समर्थक थे डिक्सन, वाइट हेड और रॉथलिस बर्जर मेयो। फिर मानव संबंध सिद्धांत की विशेषताएं, यह सिद्धांत अनौपचारिक संगठन के महत्व पर बल देता है। संगठन में गैर आर्थिक अभिप्रेरित अध्ययन कारकों पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार कार्य संतुष्टि से उत्पादन में वृद्धि होती है। इस अध्ययन का मुख्य बिंदु श्रमिक है। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली का समर्थन करता है। यह सिद्धांत श्रम संघों के महत्व पर बल देता है। इसके अनुसार सत्ता का प्रवाह संगठन में नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह विचारधारा रेबल झुंड परिकल्पना को खारिज करती है और ओवन परिकल्पना का समर्थन करती है। रेबर परिकल्पना कर्मचारी स्वार्थी लोगों की भीड़ है। ओवन परिकल्पना प्रबंधन को मशीन की बजाय श्रमिक पर ध्यान देना चाहिए। प्रबंधन को फिर मेयो के अनुसार संगठन में कार्य करने वाली कर्मचारी आर्थिक मनुष्य की बजाय सामाजिक मनुष्य है। फिर आलोचना, अमेरिकन ऑटो वर्कर के अनुसार एल्टन मेयो गाय समाजशास्त्री है। फिर यह गैर आर्थिक प्रेरणा कारकों पर बल देती है, जबकि आर्थिक प्रेरणा कारक भी श्रमिकों को अभिप्रेरित करते हैं। फिर प्रथम प्रयोग के सैंपल 12 लड़कियों के सैंपल सामान्यीकरण के लिए अपर्याप्त थे। वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है?
तो यह अवधारणा गैर आर्थिक प्रेरणा कारकों पर बल देती है। वर्तमान प्रशासन में भी विभिन्न गैर आर्थिक कारकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रशस्ति पत्र, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश। फिर यह अवधारणा श्रम संघों का समर्थन करती है। वर्तमान में भी श्रम संघ प्रासंगिक है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मेयो का साक्षात्कार कार्यक्रम जन सहभागिता बढ़ाने का उदाहरण है। वर्तमान प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जैसे आरटीआई, सिटीजन चार्टर व सामाजिक लेखांकन। फिर यह सिद्धांत प्रभावी जन शिकायत निवारण व्यवस्था का समर्थन करता है। वर्तमान प्रशासन में भी इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे जनसंपर्क पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। फिर लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, कर्मचारी को सामाजिक मनुष्य समझना आदि आज भी प्रासंगिक है। फिर किसके राज्य के प्रशासन में मुखिया यानी मुख्य सचिव की शक्तियां व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मुख्य सचिव के शक्तियों व कार्यों का उल्लेख राज्य सरकार की सरकारी कार्य नियमावली में है, तथा उसे पारंपरिक आधार पर भी शक्तियां प्राप्त हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री को नीति निर्माण में सलाह तथा नीतियों की मंजूरी में सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री को विभिन्न सूचनाएं, आंकड़े तथा तथ्य उपलब्ध करवाना। केंद्र के विभिन्न आयोगों व परिषदों की बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री को सलाह प्रदान करना। फिर कैबिनेट सचिव के रूप में कैबिनेट की बैठकों की सूचना मंत्रियों को देना तथा मंत्रियों को मंत्रिमंडल की बैठक के उद्देश्य की सूचना देना। बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों को विभिन्न सलाह प्रदान करना तथा कैबिनेट की बैठक को कार्यव्रत मिनट्स तैयार करना। मंत्रिमंडल को के निर्णयों को लागू करवाना तथा इनका रिकॉर्ड रखना। मंत्रिमंडल की उप समितियों में समन्वय स्थापित करना। मंत्रिमंडल के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना। फिर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव लोक सेवकों का प्रमुख होता है। लोक सेवकों के प्रमुख के रूप में इसका उनका उच्च मनोबल बनाए रखना मुख्य इसकी जिम्मेदारी है। फिर लोक सेवकों के स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी विभिन्न समस्याओं को सुनना। राज्य की विभिन्न लोक सेवाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के लोकायुक्त का वारंट या नियुक्ति पत्र इत्यादि को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पढ़कर सुनाना। लोक सेवकों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। फिर समन्वयक के रूप में राज्य सरकार के विभागों, सचिवालय, निदेशालय के मध्य समन्वय स्थापित करता है। सचिवालय के सचिवों के मध्य समन्वय स्थापित, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है। विभिन्न सेवाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आरएस इत्यादि। फिर केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों व राज्य सरकार के विभागों के मध्य समन्वय। आपदा प्रबंधन के रूप में मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन पर बनी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है। आपदा के दौरान मुख्य सचिव प्रभावितों का पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। फिर आपातकाल में भूमिका। राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय राज्य सरकार का मंत्रिमंडल निष्क्रिय हो जाता है। मुख्य सचिव आपातकाल में राज्यपाल की सलाहकार के रूप में कार्य करता है, डीजीपी व आईबी की सहायता से राज्य में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखता है। फिर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तो मुख्य सचिव केंद्र के विभिन्न मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे नीति आयोग, जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय जल आयोग, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, कैबिनेट सचिव की बैठक। फिर विभागों के प्रमुख व मुखिया के रूप में तो निम्नलिखित विभागों का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है: प्रशासनिक सुधार विभाग, क्रमिक विभाग, आयोजना विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग। फिर केंद्रीय जल बोर्ड का सदस्य होता है। फिर केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी। मुख्य सचिव केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। लोक प्रशासन के आधुनिक उपागमों के नाम तो मानव संबंध सिद्धांत यानी कि नवशास्त्रीय सिद्धांत, फिर व्यवहारवादी पद्धति, फिर व्यवस्था पद्धति, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, घटना अध्ययन पद्धति और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। फिर जिला प्रशासन में विकास संबंधी प्रशासन की संरचना को बताइए। तो सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसीईओ, फिर खंड विकास अधिकारी बीडीओ, फिर अतिरिक्त विकास अधिकारी एडीओ, फिर सहायक विकास अधिकारी असिस्टेंट डीओ, फिर ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, फिर सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी।
फिर विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये बहुआयामी अवधारणा है, ये लक्ष्य उन्मुखी होता है, समय उन्मुखी होता है, परिवर्तन उन्मुखी होता है, प्रतिबद्ध प्रशासन होता है, प्रशासनिक सुधार पे बल देता है, ज्ञानमुखता पे बल देता है और समन्वय तथा रचनात्मकता का समर्थन है। फिर लोक प्रशासकों में लोक सेवा के लिए समर्पण का मूल्य प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी है? तो लोक सेवकों में संविधान, कर्तव्य तथा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, अभियानों के प्रति समर्पण का मूल्य होने के लाभ। इससे लोक सेवक अनुशासित होगा, विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य करेगा, भ्रष्ट आचरण व अनैतिक कार्यों से दूर रहेगा, समर्पित लोक सेवक पहलकारी होगा, अर्थात जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, यथासंभव प्रयास करने का समाधान करने का यथासंभव प्रयास। फिर लोक सेवक वंचित, दीनहीन, असहाय वर्ग की हर संभव मदद करेगा। लोक सेवा में उच्च मनोबल संचार होगा, समर्पित लोक सेवक के विचारों, कार्यों में एकरूपता तथा अर्थात लोक सेवक सत्यनिष्ठ होगा। फिर नवलोक प्रबंधन के नवीन आयाम, सार्वजनिक निजी भागीदारी को के महत्व को बताइए। तो किसी परियोजना को सार्वजनिक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों के साथ मिलकर पूरा करना सार्वजनिक निजी भागीदारी कहलाता है। यह नवलोक प्रबंधन का एक नया आयाम है जिसका महत्व निम्न है। परियोजनाओं में विशेषज्ञता, कार्यकुशलता, उत्कृष्ट तरीकों का समावेश, कम लागत एवं कम समय में बेहतरीन कार्य, सरकारी राजस्व एवं अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी, कार्य निष्पादन व गुणवत्ता में बढ़ोतरी, निजी निवेश में वृद्धि, अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास, निजी संसाधनों का उपयोग लेने में सरकारी संसाधनों का उपयोग जन सेवा में किया जाना। तो निजी संसाधनों का उपयोग में लेने से सरकारी संसाधनों का उपयोग जन सेवा में किया जाना। फिर निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता एवं सरकार के मार्गदर्शन से परियोजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होना। फिर किसी संगठन में प्रबंधन द्वारा स्टाफिंग का कार्य किस प्रकार किया जाता है? तो प्रबंधन द्वारा संगठन में स्टाफिंग हेतु निम्न गतिविधियों को किया जाता है। कार्मिकों की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना, प्रबंध किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व कार्मिकों की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। कार्यबल का अनुमान लगाते समय दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली, कार्मिकों की आवश्यकता है, दूसरी कितनी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता है। फिर भर्ती, तो यह संभावित कार्मिकों को ढूंढने एवं उन्हें संगठन के प्रति आकर्षित करने की प्रक्रिया है। फिर चयन, संगठन में आवेदित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार को चुना जाता है। फिर नियुक्ति एवं अभिमुखीकरण, तो नियुक्ति के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को उसकी योग्यता, अभिरुचि तथा संगठन की आवश्यकता के अनुसार सही स्थान पर तैनात किया जाता है। फिर प्रशिक्षण व कौशल विकास, तो प्रशिक्षण का अर्थ है कार्मिकों को कार्य विशेष के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। फिर निष्पादन मूल्यांकन, तो स्टाफिंग के इस चरण में कार्मिक की योग्यता का वास्तविक कार्य दशाओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। फिर पदोन्नति, उसे उच्च पद, उच्च वेतन, उच्च उत्तरदायित्व आदि दिया जाता है। फिर क्षतिपूर्ति, कार्य के दौरान कार्मिक को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। फिर छंटनी, इस चरण में कार्मिक को उसके कार्य से हटाया जाता है। फिर संगठन के पद सोपान के प्रकारों को बताते हुए पद सोपान के गुण लिखिए। तो पद सोपान उच्च अधीनस्थ संबंधों का वह जाल है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के कार्य, उत्तरदायित्व, कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। फिफ्नर शेरवुड के अनुसार पद सोपान के प्रकार निम्नलिखित हैं। कार्य आधारित पद सोपान, जिसमें कार्य उत्तरदायित्व के आधार पर पद सोपान निर्धारण किया जाता है। फिर वेतन आधारित, जिसमें वेतन के आधार पर पद सोपान का निर्धारण। फिर कौशल आधारित पद सोपान, जिसमें कौशल के आधार पर पद सोपान का निर्धारण। फिर रैंक आधारित पद सोपान, जिसमें रैंक के आधार पर पद सोपान का निर्धारण, जैसे सैन्य प्रशासन। फिर पद सोपान के गुण, तो कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित करता है, उच्च अधीनस्थ संबंधों की पहचान होती है, प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण संभव होता है, प्रशासकीय नेतृत्व का विकास होता है, अन्य सिद्धांतों की आत्मा है। फिर प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण के द्वारा अधीनस्थों को अभिप्रेरित करता है, कर्मचारियों की पदोन्नति में सहायक है, संचार की स्पष्टता को सुनिश्चित करता है, एकता, सहयोग, उत्तरदायित्व को विकसित करता है, एकता सिद्धांत पद सोपान से जुड़ा है, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, विभागीकरण को बढ़ावा देता है।
फिर राज्य मंत्रिपरिषद विभिन्न प्रकार के विधायी, वित्तीय, प्रशासकीय कार्यों का संपादन करती है। इसके मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं। राज्यपाल को विभिन्न नियुक्तियों की सलाह देना, जैसे लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा के सदस्य इत्यादि। फिर राज्य में कानून नीतियों का निर्माण, चलायमान नीतियों का संशोधन। फिर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश, अनुच्छेद 213 तथा बजट का अनुमोदन करना। फिर कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों का अनुमोदन, जैसे प्रशिक्षण, स्थानांतरण नीति तथा संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में निर्णय लेना। फिर राज्यपाल को प्रशासनिक एवं विधायी सूचना उपलब्ध करवाना। विभागों के मध्य समन्वयकारी भूमिका, विधायकों द्वारा मांगी गई जानकारी एवं उनके प्रश्नों के जवाब देना। फिर मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। तो सभी मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री। फिर मंत्रिपरिषद में इसमें सभी विभाग शामिल हैं। मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण विभाग। मंत्रिपरिषद इसका आकार बड़ा, मंत्रिमंडल इसका आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में कम। फिर मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधान 163 एक। मंत्रिमंडल मूल संविधान में उल्लेख नहीं, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत। फिर मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित होता है, मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं। मंत्रिपरिषद बैठकें मासिक रूप से होती हैं, मंत्रिमंडल की बैठकें साप्ताहिक रूप से होती है। फिर मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल भी सम्मिलित, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्वायत्ता हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन से उपबंध किए गए हैं तथा इनके आयोग में शिकायत व सुनवाई के प्रक्रिया को समझाइए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्वायत्ता हेतु निम्न उपबंध किए गए हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की पारदर्शी नियुक्ति, कार्यकाल का स्थायित्व 3 या 70, हटाने की जटिल प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर। फिर राज्य सरकार का आयोग की सलाह पर 1 महीने में कार्यवाही करना आवश्यक। राज्य सरकार को आयोग की सलाह पर 1 महीने में कार्यवाही करना आवश्यक। आयोग हेतु वित्तीय स्वायत्ता, धारा 33, जांच हेतु स्वयं का अन्वेषण दल। फिर पर्याप्त वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का समान। फिर आयोग एक स्वायत्त और वैधानिक संगठन है, क्योंकि इसे संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है। फिर आयोग में शिकायत एवं सुनवाई की प्रक्रिया। शिकायत हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में की जा सकती है। आयोग के निर्णय के पश्चात किसी अन्य भाषा में भी की जा सकती है। फिर शिकायत द्वारा कोई शुल्क दे नहीं, शिकायतकर्ता द्वारा कोई शुल्क दे नहीं। शिकायत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक, फैक्स, ईमेल के माध्यम से की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ता को पूरा विवरण होना चाहिए। शिकायत में मानवाधिकार उल्लंघन अथवा उल्लंघन को रोकने में हुई असफलता, अवहेलना का पूरा उल्लेख होना चाहिए। मानवाधिकार के हनन से संबंधित शिकायत सही पाई जाने पर आयोग संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा करेगा। मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामले में आयोग स्वयं संज्ञान भी ले सकता है। आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, लेकिन आयोग के द्वारा समय समय पर विभिन्न स्थानों पर जाकर मौके पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्यों, राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने हेतु अनुशंसा कर सकता है। फिर अगला है व्यवस्था के आधार पर लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रगति को स्पष्ट कीजिए। तो फिर लोक प्रशासन अध्ययन के शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत में अंतर। तो लोक प्रशासन अंतर निम्नलिखित है। शास्त्रीय पद्धति सिद्धांत, सिद्धांत निर्माण की बात करता है। वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक विधियों तकनीकों के प्रयोग पर बल देता है। फिर यह आदेश की एकता पर बल देता है, यह आदेश की एकता की आलोचना करता है। कार्य विभाजन विशेषज्ञता के आधार पर। फिर वैज्ञानिक प्रबंधन में कार्य विभाजन वैज्ञानिकता के आधार पर। फिर यहाँ पे प्रबंधकीय स्तर का अध्ययन, और यहाँ पे श्रमिकों या कर्मचारियों का अध्ययन पे बल देता है। फिर लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कुल 4 आधार क्या हैं? तो उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य के रूप में कौन कौन नियुक्त होते हैं? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित को पदेन सदस्य बनाने का प्रावधान है। अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग राज्य महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग राज्य दिव्यांग आयोग बोर्ड। फिर अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और राज्य महिला।
फिर अल्पसंख्यक आयोग और बाल संरक्षण आयोग। अब एक है बोर्ड, दिव्यांग बोर्ड। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। पक्ष में तर्क दीजिए। तो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, अनुच्छेद 155। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अनुच्छेद 156। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयकों का अनावश्यक आरक्षण, तो इसका है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन की आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग। फिर राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों का क्रियान्वयन राज्य में सुनिश्चित करेगा, अनुच्छेद 256 या 257। फिर 2015 के आदेश के अनुसार राज्यपाल विदेश यात्रा से पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना प्रदान करेंगे। फिर राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित। राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के उद्देश्य बताते हुए पुलिस कमिश्नरेट के कार्यों का वर्णन। तो इस प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में 1 फरवरी 2011 से जयपुर व जोधपुर शहर में की गई। सॉरी, 1 जनवरी 2011 से जयपुर जोधपुर शहर में आईजी रैंक के अधिकारी को आयुक्त बनाया जाता है। इसके पास कलेक्टर के समान दंड नायक की शक्तियां होती हैं। और उद्देश्य क्या है? पुलिस प्रशासन की सामान्य प्रशासन पर निर्भरता कम करना, पुलिस प्रशासन को अधिक स्वायत्ता स्वतंत्रता प्रदान करना, पुलिस के कार्यालय में प्रशासन मनोबल में वृद्धि करना, मेट्रो सिटी में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि के राज्यों से प्रेरणा, आम आदमियों को पुलिस दंड नायक के कार्य एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाना। तो ये सब है, फिर इनको तो हटाते हैं।